वो खुदा तो नहीं लेकिन है खुदा का बंदा, जिसकी आवाज से थर्राई है सारी दुनिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 12 सालों के शासन में अब जनता घुटन और परेशानी महसूस कर रही है। खासकर करोड़ों की संख्या में युवा अब मोदी के तौर तरीकों से न केवल उकता चुके हैं, बल्कि अब वो उसमें पूरी तरह बदलाव देखना चाहते हैं। इन हालात में राहुल गांधी युवाओं के लिए उम्मीद का एक नया रास्ता खोल रहे हैं। अभी 17 जून को कोचिंग सेंटर के हब कहे जाने वाले कोटा में राहुल गांधी ने युवाओं के लिए एक सभा की, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र और उनके माता पिता इकट्ठा हुए और उन सब ने राहुल गांधी की बातों को सुना और अपनी बातों को भी सामने रखा। जिस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद में एनडीए के सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय दलों को तोड़ने में लगे हैं और आम जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, उस समय राहुल गांधी ने एक नए किस्म का आंदोलन खड़ा कर दिया है। इस बीच एक और गूंज देश में सुनाई दी है और वो भी छात्रों और युवाओं की ही गूंज है, और उसमें भी मोदी सरकार का विरोध ही है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गई। अब कांग्रेस हो या कॉकरोच जनता पार्टी, दोनों ही मंचों से युवाओं को अपनी नाराजगी जाहिर करने का मौका मिल रहा है, और यह नाराजगी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से है। आप याद कीजिए कि 2011 में अन्ना आंदोलन ने भी लोगों को इसी तरह तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने का मौका दिया था। उसके पीछे आरएसएस या बीजेपी की जो भी चालाकी रही हो, लेकिन जनता केवल अपना गुस्सा निकालने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची और उसके बाद रामलीला मैदान पर पहुंची और बार बार अन्ना आंदोलन का साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि मनमोहन सरकार की 10 साल बाद सत्ता से विदाई हो गई। अब एक बार फिर केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ वैसी ही नाराजगी देखने को मिल रही है। फर्क यह है कि अभी बीजेपी की सत्ता है, जिसे संघ का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन जनता के मुद्दे तो वही हैं जिन्हें मोदी सरकार सुनना या समझना ही नहीं चाहती है। आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी ने सत्ता संभाली थी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा देश के युवाओं से उन्होंने किया था। वैसे मोदी ने हर खाते में 15 लाख डालने की बात भी कही थी, जिसे बाद में अमित शाह ने जुमला बताया था। लेकिन रोजगार के वादे को मोदी ने न जुमला बताया और न उस वादे को पूरा करने की कोई बात कही और न पूरा करने का कोई कारण बताया। उस समय रोजगार का इंतजार करते युवा अब 30 से 40 पार हो चुके हैं। यानी उस वक्त 2014 में जो युवा 18 साल, 19 साल, 20 साल के थे, अब 12 साल बाद आप समझ लीजिए कि कितने साल के हो गए हैं। लेकिन सरकारी नौकरी का कोई पता नहीं, अता पता नहीं है। 25 साल का युवा उस समय का 12 साल बाद अब 37 साल का हो गया है। इस बीच नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे फैसलों ने बेरोजगारी को बढ़ाने का ही काम किया है। मोदी ने इस पर कुछ नहीं किया, उल्टे पकौड़ा बेचने को भी रोजगार बता दिया। नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनो, ऐसी नसीहत भी नरेंद्र मोदी ने दे दी। अब युवा उनसे जवाब मांग रहा है कि मोदी खुद इस नसीहत पर अमल क्यों नहीं करते, क्यों लोगों को रोजगार नहीं देते। मोदी के पास इसका जवाब नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने युवाओं को कहा है कि उन्हें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे स्किल्स हासिल करने चाहिए, क्योंकि कि इनकी जगह टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं ले सके। एक इंटरव्यू में नागेश्वरन ने कहा है कि भविष्य ट्रेड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का है, क्योंकि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और कारपेंटर जैसे पेशों में मानवीय कौशल की जरूरत होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आसानी से इसकी जगह नहीं ले सकता है। मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के इस बयान में 12 सालों की असफलता दिख रही है कि मोदी पकौड़ा तलने या नल और बिजली सुधारने के काम से आगे युवाओं को बढ़ने ही नहीं दे सकते। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता ही, आप और हम जानते हैं। लेकिन जब दुनिया एआई के नए मुकाम हासिल करने में लगी हो, तब भारत का युवा प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन बने। क्या यही मोदी के नए भारत का सच है? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। मोदी अब संसद में एनडीए सांसदों की गिनती 400 पार कर लें, तब भी उनकी असफलता दब नहीं पाएगी। युवाओं के गुस्से को मोदी जितना नजरअंदाज कर रहे हैं, उतना ज्यादा खतरा अपने लिए वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब बात केवल शिक्षा व्यवस्था और रोजगार तक नहीं रुकेगी दोस्तों, बल्कि बहुत आगे जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या देश में युवा राजनीति का नया दौर शुरू हो चुका है।
और समझेंगे कि क्या 2014 की तरह फिर से सत्ता बदलने के आसार बन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने कोटा की रैली में क्या कुछ बोला, उसके बारे में क्या कुछ बताया है, जरा सुन लीजिए। कल कोटा में हमारे प्रोग्राम का बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आया। इसके लिए सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिलियंस ऑफ यू, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, watched our presentation in Kota. A critique of the education system you are facing, the walls you are facing. What are the biggest issues? Number one, the education system is not designed around you. It is not designed around your imagination. Number two, it does not enable to do what you want to do in life. It buckets you into becoming an engineer, into becoming a doctor, into becoming a lawyer. An education system should free your imagination. It should be centered around you. And the third, most important and most disheartening fact, the cost of our education system. 22 lakh families spend as much money to get their children through NEET as the government of India gives for its entire education budget. 5 exams cost these families the same amount of money from the families whose children take them as the budget of 5 massive ministries in the Indian government. ये शर्म की बात है. This is a shame. This is something that all of us should change. This is not a political issue. This is a national issue. राहुल गांधी ने बता दिया कि शिक्षा व्यवस्था की खामियां किस तरह छात्रों और उनके परिवारों को सहनी पड़ रही हैं। भारत की सिर्फ 5 परीक्षाओं नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी की तैयारी पर छात्र और उनके परिवार हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इतनी बड़ी रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान और महिला बाल विकास, इन 5 मंत्रालयों के कुल बजट के बराबर है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका खर्च आम लोग उठा रहे हैं। उसके बाद भी उनके बच्चों को ढंग की शिक्षा नहीं मिल रही। उसमें बच्चों की कल्पनाशीलता के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात भी राहुल गांधी ने बताई है। शिक्षा व्यवस्था में कितनी ज्यादा कमियां हैं, इसके बहुत भयंकर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी नीट पेपर लीक होने के कारण जो फिर से पेपर हुए, उस वजह से बच्चे बेहद तनाव में आए और 17 बच्चों ने तो अपनी जान ही ले ली है। मोदी सरकार पेपर तो फिर से करा सकती है, लेकिन जिन घरों ने अपने बच्चों को खोया है, क्या वो जिंदगियां वापस ला सकती है? तो नीट पेपर के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के लिए मोदी ने संवेदना के 2 शब्द नहीं कहे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूर की बात है। राहुल गांधी तो बार बार मोदी को आगाह कर रहे हैं कि वो जल्द कोई एक्शन लें, लेकिन मोदी फिलहाल सत्ता का आसन करने में लगे हुए हैं, जैसे योग दिवस पे आसन कर रहे थे। इधर छात्र और उनके माँ बाप परेशान हैं, तनाव में हैं कि फिर से पेपर देना पड़ रहा है। उधर मोदी 2 बार विदेश दौरा करके आ गए हैं और उसके बाद योग सिखाने में मगन हो गए हैं। नरेंद्र मोदी अपने फोटो और वीडियो शूट करवाकर खूब प्रचार करवा चुके हैं। उन्हें लगता है कि जनता अब भी यही देखकर खुश होगी कि उनका पीएम कितने अच्छे से योग सिखाता है, क्योंकि जनता असल में क्या चाहती है ये फिर से जंतर मंतर पर दिखाई दिया है। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को फिर से प्रदर्शन किया तो बड़ी संख्या में लोग उमड़े और पुलिस की चेतावनी के बाद भी वहां से हटे नहीं, डटे रहे। आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले 6 जून को जंतर मंतर पर कुछ घंटों का धरना प्रदर्शन किया था और तब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन अब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया और प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा मांगा भी नहीं। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके फिर से जंतर मंतर पर आए और लोगों से साथ आने का आह्वान किया। पिछली बार की तरह इस बार सीजेपी के लोग और उनके समर्थक जंतर मंतर से धरना समेट कर नहीं गए, बल्कि वहीं डटे हुए हैं। ये वीडियो देखिए। वो बातें भी तैयार होनी चाहिए। जो प्रधान दो, 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 जो प्रधान दो।
इसमें लोग थालियां बजाकर पेपर लीक होने पर सरकार का विरोध कर रहे हैं और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके ने किस तरह किसानों और युवाओं को साथ आने का आह्वान किया, जरा उसे भी सुनिए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी अपने घरों से निकलिए, आइए जंतर मंतर। हम लोग वेट कर रहे, कल दोपहर से हम लोग यहाँ पर थे। मैं खुद यहाँ स्टेज पर सोया था, मैं यहाँ से नहीं हिला था। मेरे साथ सैकड़ों और लोग थे जो यही जंतर मंतर की सड़कों पर सोए। हम किस लिए सो रहे थे सड़कों पर? हम सड़कों पर इस देश के भविष्य के लिए सो रहे थे। हम सड़कों पर उन बच्चों के लिए सो रहे थे जिनको आत्महत्या करनी पड़ी थी धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, नाउ और नेवर। अगर आज आप लोग बाहर नहीं निकले तो इस देश में जो एक उम्मीद जगी है, इस देश में जो एक उम्मीद जगी है सिस्टम को बदलने की, इस देश में जो एक उम्मीद जगी है अकाउंटेबिलिटी लाने की, वो उम्मीद मर जाएगी। ये सिर्फ मेरी नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर जो लोग बैठे हुए उनकी नहीं, ये उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं। इस उम्मीद को बनाए रखना आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जहां पर भी हो, सब कुछ छोड़कर अभी के अभी जंतर मंतर आइए। एक तरफ अभिजीत दिपके ने अपील की कि अपना संडे जंतर मंतर पर मनाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। वहीं अपने वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, हम देश भर के किसान मजदूर भाइयों और बहनों से अपील करते हैं, आपके बच्चे जंतर मंतर पर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 12 से अधिक बच्चों ने अपनी जान ले ली है। प्लीज जंतर मंतर आइए, हमारा साथ दीजिए। अगर देश का किसान और मजदूर देश के युवाओं का साथ दे दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई नहीं रोक सकता। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये शब्द सीधे सीधे मोदी सरकार के लिए चेतावनी है। अब बात केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि किसानों और मजदूरों को भी साथ आने के लिए कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब किसान आंदोलन देश में हुआ था, तब भी नरेंद्र मोदी बार बार सत्ता की हनक दिखा रहे थे और किसानों की मांग नहीं मान रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस वो ले लें। लेकिन जब साल भर तक किसान सड़कों पर डटे रहे तो मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। मोदी ट्रंप के सामने भले कितना भी झुक जाएं, अपने देश की जनता की अनसुनी वो शुरू से करते आए हैं, ये आप सब जानते हैं। मगर एक बार किसान मोदी के अहंकार को तोड़कर बता चुके हैं और अब माहौल बन रहा है कि इस देश के युवा दूसरी बार मोदी का अहंकार तोड़ेंगे। कोटा की रैली में राहुल गांधी के लिए जिस तरह जिंदाबाद के नारे लगे, वो इसी बात का गवाह है कि लोग अब अपना नेता बदलना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश की बागडोर संभालते हुए देखना चाहते हैं जिससे वो अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब चाय बेचने वाला नैरेटिव चलाया था तो लोगों ने उनसे जुड़ाव महसूस किया था। ऐसे में मनमोहन सरकार से उपजी नाराजगियों को भुनाते हुए मोदी ने तब गर्म लोहे पर हथौड़ा मारकर सत्ता हासिल कर ली थी। लेकिन अब हथौड़ा विपक्ष के हाथों में आ चुका है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता लोकसभा में तो हैं ही, अब इंडिया गठबंधन में भी उन्हीं का नेतृत्व काम करेगा। ये बात 8 जून की बैठक में जाहिर हो चुकी है। इस बैठक में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो असल में देश की मौजूदा तस्वीर को साफ साफ दिखा रहा है कि लोकतंत्र पर अब बस आखिरी प्रहार मोदी सरकार करने वाली है। चुनावों में जीत हासिल न भी हो तब भी विपक्ष के विधायकों और सांसदों को बीजेपी किसी न किसी तरह अपने पाले में कर ही लेगी। ये बात पिछले 1 हफ्ते में और खुलकर सामने आई है। पहले टीएमसी और उसके बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों को एनडीए में मिलाने की तैयारी है। अमित शाह ने कोल्हापुर में जिस तरह कहा कि अब शिवसेना एक ही है और कोई अलग गुट नहीं है, उससे जाहिर हो चुका है कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर नहीं चला रहे हैं, बल्कि उसका रिमोट किसी और के हाथ में है। आम आदमी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना यूबीटी, इन 3 दलों में एक के बाद एक फूट डलवाई गई है और इस बीच डीएमके और समाजवादी पार्टी में फूट की खबरें उछाली जा रही हैं। इन सब के पीछे मकसद यही है कि विपक्ष को किसी तरह खत्म कर दो ताकि संसद में अपनी मनमानी बीजेपी कर सके। संसद और संविधान दिखावे के लिए बने रहें, क्योंकि लोकतंत्र दिखाने के लिए ये जरूरी है, बाकी मर्जी पूरी तरह मोदी और शाह की चले। विपक्ष को खत्म करने की इस कोशिश में नरेंद्र मोदी को प्रारंभिक सफलता तो मिल रही है, लेकिन इस चक्कर में न केवल लोकतंत्र को बल्कि अपनी सत्ता को भी बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी पहुंचा चुके हैं। 20-50 सांसद अगर ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी के साथ आ जाएं या सत्ता के लालच में उसके साथ जुड़ जाएं, तब भी इस देश का लोकतांत्रिक मिजाज बीजेपी खत्म नहीं करवा पाएगी।
बीजेपी में बैठे लोग इस समय भले मोदी मोदी की माला जपें, लेकिन जब इन लोगों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना पड़ेगा तो वहां जनता उनसे वही सवाल करेगी जो इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता पूछेगी कि 17 बच्चों की जान जो गई है उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं। राम मंदिर में करोड़ों रुपयों की चोरी हो रही है तो सोमनाथ पर हमले की बात उठाने वाले मोदी अब चुप क्यों बैठे हैं। 3 भारतीय नाविकों की हत्या के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति को हिज एक्सीलेंसी कहकर बुलाना या बोलकर नरेंद्र मोदी किस बात की जी हुजूरी कर रहे हैं। नीट के पेपर कराने के लिए अगर वायुसेना को लगाया जाएगा तो देश की सुरक्षा कौन करेगा। क्या पेपर लीक के दोषियों की शिनाख्त मोदी कर पाएंगे। उस बारे में कोई बयान मोदी क्यों नहीं देते हैं। ऐसे ढेर सारे सवाल अब उठ रहे हैं। फिलहाल छात्रों की नाराजगी को स्थान देने के लिए राहुल गांधी ने कोटा में एक मंच उपलब्ध कराया और उसके बाद अब प्रयागराज, फिर पटना और उसके बाद दिल्ली में भी राहुल गांधी छात्रों की गूंज आंदोलन को, जी हां यही नाम है इस आंदोलन का, छात्रों की गूंज, इस आंदोलन को लेकर जाने वाले हैं 3 अलग अलग जगहों पे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी एक मंच दिया है छात्रों को, युवाओं को, जहां जनता अपनी तकलीफों को लेकर पहुंची है। आगे इन्हीं मंचों से जब और भी सवाल उठेंगे तब भी क्या मोदी सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहेंगे या सत्ता के सिंहासन पर बैठकर अनुलोम विलोम कर पाएंगे, या अब राजनीति के शीर्षासन का वक्त आ गया है, अंत का वक्त आ गया है, यह देखना होगा। खैर, शायर चरण सिंह बशर ने ठीक ही फरमाया है कि यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।